जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि 9th क्लास के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था और आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे जिसमें हमने 9th क्लास की वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट करी है। 9th क्लास से वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो हमने देखा था फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, जो कि 14 जुलाई 1789 की घटना है। और उसके बाद हमें आगे पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था, जिसमें हमने देखा था कि लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है और 1794 में जिसे समाप्त कर दिया गया है। और एस्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को दिखाने वाली एक श्रेणी है, जिसमें पादरी वर्ग है, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह, और टाइद चर्च के द्वारा वसूल किए जाने वाला कर है। ये कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। और टाइल सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर था। हमने देखा था कि राजा पर युद्धों को लेकर के उनके अमेरिका के उपनिवेशों को आज़ाद कराने में जो कर उन पे लग चुका था, जिसका बोझ उनके ऊपर ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा था, इसके चलते उन्होंने अपनी जनता पर टैक्स लगाना स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से ये क्रांति हुई थी। इसके आगे हमने देखा था जीने के लिए संघर्ष वहाँ कैसे होने लगा था, जीविका का संकट उत्पन्न हो गया था। और इसके आगे ही आज हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे। आज हम देखेंगे कि क्रांति की शुरुआत हुई कैसे आखिर। तो पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिया था। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। ये प्राचीन राजतंत्र का रूल था। इसके लिए उसे एस्टेट जनरल की यानी कि प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों को अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, ठीक है। लेकिन सम्राट ही ये निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। और अब फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 यानी कि 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी, ठीक है। तो प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट में आपको पता है कि कौन कौन आते थे? गरीब किसान आते थे और तीनों स्टेट के लोग आते थे, जो कि काफ़ी निम्न स्टेट के थे वो। तो ये 600 इनके प्रतिनिधि आए हुए थे, ठीक है। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे, जिसमें किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। यानी कि जो तीसरे स्टेट में भी जो पढ़े लिखे समृद्ध शिक्षित वर्ग था, वो इस प्रतिनिधि सभा का नेतृत्व कर रहे थे। बाकी किसानों, औरतों और कारीगरों को छोटे पद के लोगों को वहाँ पे आने की इजाज़त नहीं थी, वर्जित था, ठीक है। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी जो शिकायतें हैं और मांगे हैं, उनकी सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ में लेकर आए थे, ठीक है। आगे है कि स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों की मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान किया जाना चाहिए, ठीक है। तीसरे जो सभा के लोग हैं, जिन पर टैक्स का पूरा बर्डन है, उन्होंने ये मांग रखी कि अब एक व्यक्ति एक वोट का उन्होंने मांग रखा, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। ये क्या था? ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था, ठीक है। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से वापस चले गए, बाहर चले गए। जब क्या किया सम्राट ने, इसको अस्वीकार कर दिया कि ऐसे तो 600 सदस्य हैं इनके और ये जीत जाएंगे, इसलिए उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद हुआ कि तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे, ठीक है। तो 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया।
यानी कि जो तीसरा स्टेट है उसके जो प्रतिनिधि हैं जब बाहर चले गए तो उन्होंने खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे और 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। यानी कि उन्होंने एक अपनी असेंबली बना ली और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी, है ना। इन्होंने ये निश्चय किया और ये संविधान तैयार करने की मांग करने लगे। ठीक, उनका नेतृत्व मिराबियो और आबे सिए ने किया। मिराबियो कौन थे? मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को ख़त्म करने की ज़रूरत से सहमत था। मिराबियो कौन था? मिराबियो कुलीन परिवार का था, बड़े परिवार का था, लेकिन फिर भी ये सारे इंसान तो एक जैसे नहीं होते। ये अच्छे इंसानों में से था जो चाहता था कि सामंती जो विशेषाधिकार है वो समाप्त किए जाए और सबको एक मत रखा जाए। ठीक है, और आबे सिए भी थे इसमें। ठीक, और उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबे सिए मूलतः पादरी वर्ग था जिन्हें इन टैक्स से राहत थी, पर उन्होंने भी इनका साथ दिया। ठीक है, उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी। ये एक पिक्चर है टेनिस कोर्ट की जहाँ पे शपथ ली जानी थी। ठीक है, यहाँ पे एक विशाल पेंटिंग के लिए जॉन लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन। ये तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। ठीक, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? अब सीधा विद्रोह पर जनता उतर आई थी और उन्होंने क्या किया? बास्तिल पर धावा बोल करके उसकी जो इमारत थी उसको तोड़ दिया। अब देहाती इलाकों में गांव-गांव ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठ तो लुटेरों की गिरोह बुला लिए हैं जो पक्की फसलों को तबाह करने निकले पड़े हैं। ये गांव में अफवाह फैल गई। ठीक, कई जिलों में भय के आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। ठीक, नेक्स्ट है कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। अब राजा को अंदेशा हो गया कि जो प्रजा है वो काफ़ी विद्रोही हो चुकी है, इसलिए उसने क्या किया? हार मानते हुए नेशनल असेंबली जो बनी थी जनता की असेंबली, उसको उन्होंने मान्यता दे दी। अब क्या हुआ कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा, उन्होंने स्वीकार किया। 14 अगस्त 1789 यानी 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। कब? 4 अगस्त 1789 यानी कि 1789 में। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। जो पादरी वर्ग था जिसको विशेषाधिकार मिला था उनको छोड़ने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली जो भूमि जब्त कर ली गई। चर्च के स्वामित्व वाली जो भूमि थी वो जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिबरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। अब जो नेशनल असेंबली बनी थी नई सरकार, उसके हाथ क्या आ गई? 20 अरब लिबरे की संपत्ति आ गई। आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी हुई हैं एनसीईआरटी में, इसे हम पढ़ते चलते हैं। इसमें है 1774 में लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है। 1774 में लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। कब? 1774 की घटना है ये। अब 1789 में एस्टेट जनरल का आह्वान होता है। तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्तिल पर हमला होता है। देहात में किसानों का विद्रोह हो जाता है 1789 में। 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। कब? 1791 में। 1792 से 93 तक फ्रांस एक गणराज्य बन जाता है। सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन हो जाता है और फ्रांस पर डायरेक्टरी
का शासन चलता है। अब 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन जाता है और यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। अब 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं यानी डेट्स हैं। आगे चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हमने ये भी पढ़ लिया है। हमने देखा कि कैसे विद्रोही प्रजा को की शक्तियों का अनुमान करके राजा समर्पण कर देता है और संविधान के लिए मान जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, एक ये मानचित्र दिया हुआ है, इसमें भय की लहर प्रभावित इलाके कौन कौन से थे। जो ग्रीन वाले हैं भय, जिसमें ज़्यादा भय था, अप्रभावित जो इलाके थे भय से, वो वाले एरिया हैं। बाकी 1789 की शुरुआत में विद्रोह वाले क्षेत्र दिए हुए हैं ऑरेंज कलर से, और वाइट कलर से प्रमुख भगदड़ के बाहरी हिस्से दिए गए हैं, और तीर वाले निशान जो है इससे भय की लहर का विस्तार कैसे हो रहा था ये दिखाया गया है। ला, फारते, एंगर्स, पोतीर, लिमोजेस, ये इलाके नीदरलैंड की तरफ जाते हुए। आगे देखते हैं अपनी नेक्स्ट वाली लाइन, जिसमें फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब क्या हुआ, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र आ गया, यानी कि संविधान तो रहेगा पर संविधान से ऊपर राजा की ही बात मानी जाएगी, यानी कि संविधान के ऊपर भी राजा रहेगा, इसलिए संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण किया गया। ठीक है। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। क्या हुआ, नेशनल असेंबली जो बनी थी उसने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। कब, 1790 में, यानी 1791 में पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, खत्म करना नहीं था पर सीमित करना था। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया एवं हस्तांतरित कर दिया गया। यानी कि अभी भी राजा है पर कानून चलेगा कैसे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की सलाह के अनुसार। ठीक है। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र दिखाता है कि नई राजनीति जो व्यवस्था है वो कैसे काम करती थी। इस चित्र से आप पता कर सकते हैं। देखिए, यह न्यायपालिका है। अब ये कैसे जुड़ी है आप ये चित्र से पता कर सकते हैं। पहले विधायिका है, नेशनल असेंबली होगी। विधायिका में क्या होगा, नेशनल असेंबली बनेगी जिसमें 745 सदस्य होंगे। वो वोट देंगे। निर्वाचक होंगे 50,000। यहाँ से आप सक्रिय नागरिक पहले होंगे और निष्क्रिय नागरिक कौन कौन थे। सक्रिय नागरिक जो होंगे वो वोट करेंगे, जिसमें मताधिकार प्राप्त लोगों की संख्या 2.8 करोड़ थी। जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग थे, है ना। 40 लाख लोग क्या करेंगे, वोट करेंगे। और निर्वाचक जो होंगे वो 50,000 पुरुष होंगे। और फिर उसके बाद नेशनल असेंबली गठित होगी जो कि विधायिका का काम करेगी। फिर नियंत्रण के लिए इस पर, नेशनल असेंबली पर यानी विधायिका पर कंट्रोल रहेगा सम्राट का। इसके मंत्री रहेंगे नियंत्रण जो करेंगे इस पर। ठीक है। निषेध करने के लिए सम्राट होगा। और यहाँ पे न्यायपालिका, इसको भी सक्रिय नागरिक ही चुनेंगे। न्यायाधीश को वोट डालकर न्यायाधीश चुना जाएगा। निष्क्रिय नागरिक कौन है फ्रांस में, मताधिकार प्राप्त जिनको नहीं है, लगभग इनमें 30 लाख पुरुष आते हैं। महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। 25 वर्ष से जो कम है उसको भी नहीं था मताधिकार प्राप्त, और महिलाओं और बच्चों को, और 30 लाख पुरुषों को। ठीक है। आगे है, नेक्स्ट है, सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। अब 1791 में जो संविधान बना उसने क्या किया, कानून बनाने का जो अधिकार है वो नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। कैसे चुनी जाती थी, नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एवं निर्वाचक समूह चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। यानी कि 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो कर चुकाते थे उनको ही मत देने का अधिकार था। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली के सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना ज़रूरी था। यानी कि मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि निर्वाचक की जो योग्यता जिनके पास होगी उनको ही
कर जो कि वो उनको ही मत देने का अधिकार होगा जो कि करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में आए उनको, ठीक है, जो कर ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के बराबर का कर चुकाते हों। आगे है कि संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय, जो हरे ना जा सके, अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का ये कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। अब आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी में ये एक पिक्चर दी गई है जिसमें डिक्लेरेशन है, ठीक है, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का 1790 में ले बार्बिए द्वारा बनाया गया चित्र है ये। दाईं ओर की आकृति फ्रांस को और बाईं ओर की कानून को निरूपित है, यानी कि जो दाईं ओर की आकृति है वो क्या दिखाती है, वो दिखाती है फ्रांस को, और जो बाईं ओर की आकृति है वो दिखाती है कानून, निरूपित करती है, कानून दर्शाती है, ठीक है। यहाँ पे थे पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में क्या लिखा है कि आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं और स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। सेकंड में लिखा है कि हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित कर रखना है। दूसरा है कि हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार हैं स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। थर्ड में दिया है कि समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिली हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है और सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। कानून सर्वसम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। 11वां है, प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने एवं छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। 12वां है कि सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर अपनी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। 17वां है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। ये कुछ अधिकार हैं जो इसमें दिए गए हैं घोषणा पत्र में, ठीक है। अब यहाँ पे क्रांतिकारी पत्रराजे जॉन पॉल मरा ने अपने अखबार लामी द पल्प, जॉन पॉल मरा का जो अखबार था लामी द पल्प, जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर टिप्पणी की थी। ये लिखा गया है इसमें कि जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। यह एक बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका, एक दिन यही हश्र अमीरों का करेंगे। ये किसने लिखा है? लामी द पल्प में समाचार पत्र में लिखा है। किसने? जॉन पॉल मरा ने। यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर समाप्त होने वाला है। बस इसमें कुछ राजनीतिक प्रतीकों के मायने लिखे गए हैं जो आपके लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट हो, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे जंजीर दिया हुआ है, टूटी हुई जंजीर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था और टूटी हुई जंजीर, हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। ठीक है। नेक्स्ट में छड़ों का बर्छीदार गट्ठर रखा हुआ है। गट्ठर का चित्र है जिसमें अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं। एकता में ही बल है, इसका प्रतीक है ये।
और तीसरे में दिया हुआ है त्रिभुज। त्रिभुज में के अंदर रोशनी बिखेरती हुई आँख है। सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। ठीक है, इसमें राजदंड दिया हुआ है जो कि शाही सत्ता का प्रतीक होता है। और अपनी पूंछ मुंह में लिए एक सांप का ये चित्र है, सनातनता का प्रतीक। अंगूठी का की ओर छोर नहीं होता, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे लाल फ्रजाइन टोपी दी हुई है। दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली टोपी है ये। जब दास स्वतंत्र हुए तब उन्होंने ये टोपी पहनकर अपनी आज़ादी दिलाई थी। और नीला, सफ़ेद, लाल, ये 3 रंग फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं, नीला, सफ़ेद और लाल। और डैनो वाली स्त्री, डैनो वाली स्त्री मतलब पंखों वाली ये स्त्री है जो ये कानून की मानवीय रूप का प्रतीक है। और विधि के पट दिए हुए हैं यहाँ पे। कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है, ये इसका प्रतीक है। ऊपर जो नहीं था यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर भी ख़त्म होता है। और थर्ड चैप्टर में हम देखेंगे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। राजतंत्र कैसे ख़त्म हुआ और गणतंत्र कैसे शुरू हुआ फ्रांस में, थर्ड चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। इस चैप्टर को आप देख करके समझ सकते हैं और इसमें जो नोट्स दिए हुए हैं एक 1 लाइनर उसकी बना सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।